अगर हमारे पास एल्केन ऐसा है जो कायरल है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड में जो फर्स्ट मेथड है हमारे पास वो क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब देखो हमारे पास जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है हमारे पास, कि इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो इंटरमीडिएट होता है, इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है हमारे पास कार्ब एनाइन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया बेटा हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 1, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वो आ गया है। ठीक है भाई, रिएक्शन मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं, 4 लेक्चर हमने पढ़े हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के, जिसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन एटलीस्ट 60 to 70% हाइड्रोकार्बन इतना कवर हो गया है। बाकी हम अगर एल्केन, एल्किन, एल्काइन अलग अलग बात करेंगे, ठीक है, तो उसके भी पोर्शन डिफरेंट कवर हो चुके हैं। मेनली जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन जो होती है, एल्कीन की लगा लो या फिर हम एल्केन की लगा ले या फिर बेंजीन की लगा ले, ठीक है, ये सारी रिएक्शंस क्या है हमारे पास ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम मैकेनिज्म वगैरह डिस्कस कर चुके हैं वो हम इधर नहीं कर नहीं पाएंगे बिकॉज क्योंकि टाइम नहीं रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म देखना बहुत जरूरी है, ओनली हाइड्रोकार्बन के लिए नहीं, आपको आगे भी जो 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है उसके लिए भी बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में जो हमारा आज का टॉपिक है बेटा वो है हमारे पास एल्केन। क्या है? एल्केन। तो ट्राई करेंगे कि एल्केन कंप्लीट हो जाए, बिकॉज एल्केन में हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ रखी है, तो जो भी इसमें हमें पढ़ाना है मोस्टली क्या है बेटा, जो भी आप लोगों को पढ़ना है मोस्टली इसकी प्रिपरेशन मेथड ही होंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी एक ही होती है इसकी बढ़िया वाली, जिसमें मजा आता है, वो हम पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम हमारे पास टुडेज गोल क्या है। प्रिपरेशन मेथड से एल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज है और केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, अगर कवर हो जाता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर कवर हो जाएगा तो ये रहेगा, कवर नहीं होगा तो इसको हटा देंगे। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, मतलब वो कंपाउंड जिनमें ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या गया बेटा RH, इनको जनरली क्या लिखते हैं RH से, तो ये क्या है हमारे पास, ये है हाइड्रोकार्बन। क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन। अब डिपेंड करेगा हमारे पास कि हाइड्रोकार्बन में कौन कौन सा पॉसिबल है। तो अगर मैं हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन की बात करूं, हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो है क्या क्या हो सकता है, इधर देखिए, हाइड्रोकार्बन हो सकता है हमारे पास 1 2 3 और ये आ गया 4। ठीक है, तो कौन कौन से बेटा हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास एल्केन हो सकता है। ठीक है, हमारे पास एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, और एक और लिख देते हैं हम एरोमेटिक। अब आप ये नहीं बोल सकते कि आपको एरोमेटिक नहीं पता। एरोमेटिक में मोस्टली बेंजीन ही पढ़ेंगे मेनली, तो या फिर हम इसके साथ और बोल सकते हैं बेंजीन एंड टोलुइन। ठीक है भाई, ये हमें पढ़ना है। अब एल्केन क्या होते हैं ये आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये हम आइसोमेरिज में भी बता चुके हैं। CnH2n+2 होता है हमारे पास एल्केन। एल्कीन क्या होता है, CnH2n होता है एल्कीन, और एल्काइन क्या होता है हमारे पास, CnH2n-2 होता है एल्काइन। ठीक है भाई, ये इनके जनरल फॉर्मूले होते हैं। n की वैल्यू वही सेम हमारे पास 1 2 इंटीजर वैल्यू रहेगी। इधर n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, 2 3, इधर भी n की वैल्यू कितने से स्टार्ट होती है, 2 3, क्योंकि एक कार्बन का एल्कीन तो नहीं बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कार्बन कार्बन एल्केन सभी सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड रहेगा, और एल्काइन में एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन में एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है भाई, इसमें मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम एल्केन की। किसकी बात करेंगे, एल्केन की। तो अगर एल्केन की बात करें तो एल्केन शोज चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये आपने पढ़ा हुआ है।
चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है पढ़ रखा है हमने, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है ये भी है, ठीक है। अगर हमारे पास एल्केन ऐसा है जो कायरल है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर देगा, ठीक है। तो ये तो कॉमन सी चीज है। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको बताना चाहूं तो क्या आएगा हमारे पास, जैसे CH3 CH, इधर आ गया हमारे पास CH2 CH3, और इधर आ जाएगा हमारे पास CH CH3 CH3। मान लो कुछ ये कंपाउंड है तो ये जो कार्बन है इसमें ये कैसा है, कायरल, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। क्लियर है भाई, ये एल्केन हो गया। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड, देन आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और लास्ट में आएगा हमारे पास क्या बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड में जो फर्स्ट मेथड है हमारे पास वो क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मतलब एसिड कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा। ये एसिड मतलब कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं एसिड वर्ड यूज कर रहा हूं नॉर्मली तो जनरली आपके लिए किसके लिए रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए रहेगा। या फिर इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। तो सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, सोडा लाइम। और इसका भी मोलर रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 3:1 होता है। कितना होता है बेटा, 3:1 मोलर रेशियो होता है। अब रिएक्शन क्या होती है देखते हैं हम, बहुत सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी आपके पास, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट क्या रहेगा हमारे पास, ये भाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है हमारे पास, RCOOH। और अगर मैं इसकी H को हटा के क्या लगा दूं, RCOONA, तो ये हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अगर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएं बेटा, NaOH प्लस CaO, NaOH प्लस CaO के साथ अगर हम कराते हैं और इधर हमारे पास हीटिंग दे रखी है तो आपको मिल जाएगा बेटा इधर RH, क्या मिल जाएगा, RH प्लस CO2, क्या मिल जाएगा बेटा, RH प्लस CO2 या RH प्लस Na2CO3 लिख सकते हो। इधर क्या लिख सकते हो बेटा, RH प्लस Na2CO3। क्लियर है भाई, मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है भाई। अब देखो हमारे पास जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है हमारे पास, कि इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो इंटरमीडिएट होता है, इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है हमारे पास कार्ब एनायन। इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्ब एनायन। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने बात की है रिएक्शन मैकेनिज्म में, मैंने आपको बताया था जब हम जीओसी पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था कि रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारे पास जब कभी भी इंटरमीडिएट या कार्ब कैटायन हो, कार्ब एनायन हो, फ्री रेडिकल हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो हम बोल सकते हैं इधर कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। ये हमारे पास आ गया। मेरे हिसाब से इस चीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। क्लियर है भाई। अगर किसी को पूछना है कि सर ये एनायन कैसे आया तो ये भी बता देता हूं मैं, ठीक है, बट ये आपको याद ही रखना है, इधर थोड़ा माइंड में रखनी है चीजें। तो देखो कार्ब एनायन आएगा कैसे हमारे पास, कि इधर है हमारे पास RC डबल बॉन्ड O माइनस, और ये है हमारे पास Na प्लस। इधर ये माइनस है तो इधर से हमारे पास क्या होगा, इस टाइप से माइनस प्लस क्या बन जाएगा, बॉन्ड। इधर ये CO2 अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। CO2 क्या होता है बेटा, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है हमारे पास। तो इधर से CO2 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, CO2। तो अगर मैं इसको इधर CO2 ही लिख देता हूं आप लोगों के लिए, क्या लिख देता हूं बेटा, CO2। क्लियर है भाई। तो मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस चीज से। क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है। इधर से CO2, इधर से CO2 निकलेगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास R माइनस, क्या बन गया बेटा इधर से R माइनस, ये बन गया हमारे पास R माइनस और प्लस CO2, क्या बन जाएगा बेटा CO2। क्लियर है। तो R माइनस है। तो अगर मैं इस रिएक्शन में ट्रिक की बात करता हूं, आपको शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा मैं मोस्टली रिएक्शंस के। तो अगर शॉर्ट मेथड बताए तो शॉर्ट मेथड में क्या हो गया हमारे पास, शॉर्ट ये है कि हमारे पास RCOONA दे रखा है, RCOONA दे रखा है, और इसका हमारे पास सोडा लाइम के साथ हीटिंग करा रखी है उसने। किसके साथ करा रखी है बेटा,
सोडा लाइम के साथ अगर हीटिंग करवा रखी है तो आपको कुछ नहीं करना है, CO2 को रिमूव करके H लगा देना है। क्या करना है बेटा? रिमूव CO2 या COONA रिप्लेस्ड बाई H। किससे रिप्लेस हो जाएगा बेटा? H से रिप्लेस हो जाएगा। मेरे हिसाब से इस चीज में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस कर ले भाई, क्वेश्चन खेल लेते हैं। ये हमारे पास शॉर्ट मेथड हो गया इसका, ठीक है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बताओगे बेटा जल्दी से, शाबाश। रेट ऑफ रिएक्शन बताएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। इस रिएक्शन के लिए हमारे पास, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है। तो मैं क्या दे रहा हूं इधर, ऑप्शन ए है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड ONA। दूसरा है हमारे पास बी CH3 CH2 COONA। मान लो ये दो है, इनका हमें क्या बताना है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए सिंपल सा फंडा है कि सर कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। अब कार्ब एनायन किसको बनाए? तो कार्ब एनायन में हमें पता है कि ये वाला ग्रुप तो निकलेगा इधर से, तो ये माइनस आ जाएगा, इधर से भी ये ग्रुप निकलेगा, ये माइनस आ गया। तो एक है हमारे पास CH3 माइनस और एक है CH3 CH2 माइनस। तो सर स्टेबिलिटी तो हमें पता है, स्टेबिलिटी हमें पता है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल या स्थायी होगा। तो सर CH3 माइनस ज्यादा स्टेबल है किससे? CH3 CH2 माइनस से। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं, हमारा पूर्ण अधिकार बनता है, क्या बनता है कि सर रेट ऑफ रिएक्शन ए की ज्यादा होगी किससे? बी से। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा? ए की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी बी से। क्लियर है? और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और कराता हूं बढ़िया सा। सेम रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है भाई? हमारे पास दे रखा है, बताओ क्या दे रखा है? नहीं बताओगे? चलो भाई नहीं बता रहे तो कोई नहीं, हम बताएंगे आपको। HC ट्रिपल बॉन्ड, या फिर ठीक है ऐसा करते हैं, CH3 CH2 COONA। ए बी क्या दे रखा है? CH2 डबल बॉन्ड CH COONA। सी क्या दे रखा है हमारे पास? CH ट्रिपल बॉन्ड C। तुम लोग नहीं बता रहे ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है ना, आप बता रहे हो। चलो भाई, ये आ गया हमारे पास CH2, वो भी हो जाता बट अभी और मैं थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन बनाना चाह रहा था। तो ये आ गया हमारे पास CH2 COONA। ये तीन दे रखे हमें, इन तीनों की क्या बतानी है? स्टेबिलिटी मतलब सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फिर से हो जाएगा हमारे पास कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी। क्या बताना है? कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी। सेम ही दे रखा है, इनके साथ रिएक्शन किसकी दी हुई होगी? NaCO हीट। क्लियर है भाई? तो सर कार्ब एनायन हम बना देंगे सबसे पहले, सिंपल ये बना दिया हमने एनायन। इनकी स्टेबिलिटी देखेंगे तो सभी एनायन है, तो अगर इधर देखेंगे CH3 CH2 कौन सा इफेक्ट लगेगा? सर इधर लग रहा है हमारे पास प्लस आई। क्या लग रहा है? प्लस आई। CH2 डबल बॉन्ड CH, एल्कीन और एल्काइन का माइनस आई लगता है, और sp3 हाइब्रिडाइज एल्काइल ग्रुप का प्लस आई लगता है। तो ये आ गया प्लस आई, ये आ गया माइनस आई, और इधर भी लगेगा माइनस आई। बट हमें पता है, क्या पता है हमें? सर हमको पता है कि इधर हाइब्रिडाइजेशन है sp, तो सर इधर है हाइब्रिडाइजेशन sp2। और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करेंगे तो सर अब तो हमें पता है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.75, इसकी 3.25, तो इसका माइनस आई ज्यादा रहेगा किससे? इससे। तो इसका मतलब अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन या स्टेबिलिटी की बात करता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन सर सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सी। तो सी की रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा, इसके बाद आएगा हमारे पास बी, और बी के बाद आएगा ए। मेरे हिसाब से इस चीज में कोई भी किसी भी प्रकार की किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है भाई? तो ये हमारे पास मेथड नंबर 1 हो गया कि डीकार्बोक्सिलेशन बाई सोडा लाइम। सोडा लाइम से जब हम डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो हमें एल्केन मिलता है, और उस एल्केन में एक कार्बन कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है मतलब CO2। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब आप यही मानना
कि CO2 ग्रुप निकलेगा। जहां कहीं भी डी कार्बोक्सिलेशन होगा वहां पर CO2 ग्रुप निकलेगा। तो CO2 ग्रुप निकालने के बाद इसमें हमारे पास कितने कार्बन है? इसमें हमारे पास 2 कार्बन है, बट प्रोडक्ट में हमें एक ही मिलेगा। चलो प्रोडक्ट के बेसिस पर भी एक क्वेश्चन करें। हाँ सर, एक क्वेश्चन तो हो ही जाए। तो बताए भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव प्रोपेन बाई डीकार्बोक्सिलेशन। बाई डीकार्बोक्सिलेशन। जल्दी बताओ भाई क्या होगा। तो सर ऑप्शन तो लिखो तभी तो करेंगे हम। तो ऑप्शन है बेटा आपके पास ए CH3 CH2 CH2 ठीक है। इधर क्या दे रखा है? सोडा लाइम NaOH प्लस CaO और हीट। ठीक है। बी CH3 CH2 CH2 COO और इधर हमारे पास सेम ही है NaOH प्लस CaO और इधर भी क्या दे रखी है? हीटिंग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? CH3 CH3 के बाद क्या है बेटा? CH3 के बाद क्या है बताओ? CH3 के बाद है सर CH, इधर आ गया CH3, ये आ गया COONA और इधर भी सेम NaOH। जल्दी जल्दी करो भाई, क्या कर रहे हो यार? ठीक है। और डी है हमारे पास बोथ ए बी एंड सी। करो भाई जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। तो सर सिंपल सा फंडा है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अगर हमें इनका प्रोडक्ट बताना है तो प्रोडक्ट के लिए सर हमें अब पता है कि कुछ नहीं करना है, CONA को हटाना है, H लगाना है। ये दिखते ही क्लियर है भाई? बिल्कुल बहुत क्लियर है। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है, CONA हटाएंगे, H लगाएंगे, तो इधर बन गया प्रोडक्ट CH3। बोलो भाई क्लियर है? तो ये तो एल्केन में क्या बना है? इथेन बना है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको हटाएंगे, ये बनेगा हमारे पास CH3 CH2 और इधर आ गया CH3। ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा। अब देखो क्या होता है, हम इतना सही आने के बाद सर बी हो गया बॉम्बे 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 और उधर माइनस आएगा नंबर 1। माइनस का 1 मिलेगा अगर जल्दबाजी में आंसर टिक कर दिया। क्यों? क्योंकि चारों ऑप्शन आपको बेटा चेक करने पड़ेंगे। तो इसमें हमारे पास ये चला जाएगा और इधर आएगा CH3 CH3। ये तो हमारे पास था ही, इसकी जगह क्या लगाना है? H। तो ये भी देखो CH3 CH2 CH3, ये भी प्रोपेन है, मतलब बी और सी दोनों करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आएगा दिल्ली। मेरे हिसाब से इस चीज में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन मिल गया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस पर। किस पे चलते हैं भाई? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे भाई साहब क्या बोलते हैं? कोल्बे भाई साहब बोलते हैं कि सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें RR मिलेगा। RR मतलब क्या है? एल्केन। RR मतलब क्या है बेटा? एल्केन। ये वाली रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इधर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी हम बात करेंगे इसकी, तब आपको पता लगेगा कि ये काहे इंपॉर्टेंट है भाई। CO2 H2 KOH। ठीक है। KOH क्या है? इधर स्ट्रॉन्ग बेस है। KOH क्या है बेटा? ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है भाई। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो फाइनल सॉल्यूशन होगा हमारा वो कैसे होगा? बेसिक मीडियम का होगा। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि फाइनल सॉल्यूशन
का नेचर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, तो बेसिक होगा। पीएच अगर पूछते हैं तो 25 डिग्री पर या रूम टेम्परेचर पर इसका पीएच होगा 7 डिग्री से ज्यादा। बट हर टेम्परेचर पर मैं 7 डिग्री से ज्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट अलग अलग रहेगा। ये आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे क्योंकि आयनिक में आपने पढ़ा होगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम इसकी मैकेनिज्म की। किसकी बात करते हैं बेटा? मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में क्या आएगा हमारे पास? देखो भाई, इधर ही करें या फिर अलग करते हैं? पहले इधर शॉर्ट ट्रिक बना देते हैं। इसकी शॉर्ट क्या होगी भाई हमारे पास? शॉर्ट मेथड ये बोलता है हमारे पास कि अगर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस दे रखा हो, H2O के साथ क्या दे रखा है बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर सोडा लाइम दे रखा है तो CO2 हटा देंगे, ठीक है, और सिंपल H लगा देंगे। अगर इधर हमारे पास ऐसा दे रखा है तो क्या करेंगे हम? RCOONA ये दे रखा हो तो इसको हटा के और इसके 2 मोल यूज किए जाते हैं, तो बेटा R डॉट प्लस R डॉट, ऐसा करके हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा RR। क्या आ जाएगा? RR। बोलो भाई, क्लियर है या नहीं है? ठीक है, ये आ गया हमारे पास शॉर्ट। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। किसकी बात करते हैं बेटा? मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो देखो भाई क्या है हमारे पास मैकेनिज्म में? सबसे पहले हमारे पास इधर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, तो आपको इतना पता होगा, आपने रेडॉक्स में भी पढ़ा होगा ये बात। इलेक्ट्रोलाइसिस जहां पर होता है वहां पर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 टाइप के इलेक्ट्रोड मिलेगा, एक मिलेगा आइनोड, एक मिलेगा कैथोड। तो हमारे पास पहले बात करते हैं एनोड। एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उधर से ही लिबरेट हो सकते हैं। तो भाई हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं RCOO माइनस। किसकी बात करते हैं? RCOO माइनस की बात करते हैं भाई। तो यह है हमारे पास RC डबल बॉन्ड O, ये माइनस है हमारे पास। क्लियर है भाई? देखो सिंपल सा फंडा है हमारे पास था RCOONA ले लो या फिर K, एक ही बात है। इधर से हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? आयंस में तो डिसोसिएट हो ही जाएगा, RCO माइनस प्लस Na प्लस, ये हो गया। अब हमारे पास इसका हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो देखो क्या होगा। सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या होगा? इधर से एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट होगा। कितना इलेक्ट्रॉन लिबरेट होगा? एक। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो अगर मैं इसके 2 मॉलिक्यूल, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा? देखो ध्यान से समझना। इधर बनाते हैं हम बेटा साइड में आपको कि RC डबल बॉन्ड O माइनस से अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये माइनस है, मतलब देखो माइनस है। माइनस का मतलब क्या होता है कि इस माइनस की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन है, एक किसी दूसरे का है, तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, माइनस एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसने, तो इधर बन जाएगा RCOO रेडिकल। बाकी जो लोन पेयर वगैरह है वो उसके हैं, उसकी हम बात नहीं कर रहे। क्लियर है? मतलब इधर फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल। तो अगर मैं इधर बात करता हूं, 2 ये ले लेता हूं, तो 2 मिलेंगे हमें इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से हमारे पास बनेगा इधर R, क्या बना बेटा? RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल कितने? 2 की बात चल रही है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन आगे। अब बोलेगी सर ठीक है बात, तो अब CO2 सर आपने पिछली वाली मैकेनिज्म में निकाला था, तो क्या इधर नहीं निकल सकता? बिल्कुल निकलेगा, निकलना भी चाहिए और निकलेगा भी, बट इधर फ्री रेडिकल है तो उसी टाइप का डिसोसिएशन होगा बॉन्ड का। तो इधर हमारे पास होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, तो इधर हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? इधर हमारे पास बन गया, क्या बना बताओ भाई? ये बन गया R डॉट प्लस R डॉट, और प्लस बना हमारे पास CO2, और ये आ गया हमारे पास RR। क्या आ गया बेटा? RR। मतलब जो एल्केन है और जो CO2 प्रोडक्ट है वो बनता है एनोड पर। कहां बनेगा? एनोड पर। इस चीज में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, हमें तो कोई समस्या नहीं है, आपको हो तो बताए। क्लियर है भाई? ठीक है सर, इसमें हमें कोई समस्या नहीं। अब अगर हम बात करें कैथोड की, किसकी बात करें बेटा? कैथोड की। तो कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर होगा सर रिडक्शन। कैथोड पर हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। तो अगर मैं कैथोड की बात करता हूं तो देखो हमारे पास क्या है? K प्लस, या Na की बात की, या Na था तो Na प्लस, ट्वाइस Na प्लस है हमारे पास। क्लियर है भाई?
प्लस H2O था, तो H2O को अगर ब्रेक करेंगे तो वही सेम ट्वाइस H प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस कराया है तो सिंपल आयंस में ब्रेक होगा, तो H प्लस और OH माइनस की फॉर्म में ब्रेक हो गया है। ये आ गया हमारे पास ट्वाइस OH माइनस। क्लियर है भाई, ये आ गया। अब आप क्या ये बता सकते हैं हमारे पास कि इधर ये माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो एनोड के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? कैथोड पर। एनोड के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? कैथोड। अरे भैया इधर रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? गेन होते हैं। तो इधर हमारे पास आएंगे प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए हैं? ये इलेक्ट्रॉन आए इधर से। बात समझ में आती नहीं आती? तो सिंपल NaOH बनेगा, तो ये बन गया ट्वाइस NaOH और प्लस। अब देखो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक है हमारे पास H प्लस, दूसरा भी है H प्लस। मान लेते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी भी एक H प्लस के पास चले गए, किसी भी एक H प्लस के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। H प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो भैया ये तो H माइनस बन जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल बनेगा और दूसरे से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक बना H माइनस, दूसरा है H प्लस, तो भैया इधर बढ़िया वाली कौन सी गैस बनेगी? H2। कौन सी गैस बन गई? हाइड्रोजन गैस। बोलो भाई क्लियर है या नहीं है? अब दूसरा बच्चा बोलेगी सर ऐसा क्यों किया आपने कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही H प्लस को दे दिए? भाई दोनों के पास भी तो एक एक जा ही सकता है। बिल्कुल जा सकता है बेटा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दो, इसको एक इलेक्ट्रॉन दो, तो H रेडिकल फिर भी H2 गैस ही बनेगी। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाता है। तो अब ध्यान से समझेंगे, ये हमारे पास है स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा रहता है? एल्कलाइन सॉल्यूशन रहेगा, या बेसिक एल्कलाइन सॉल्यूशन, या फिर बेसिक सॉल्यूशन रहेगा फाइनल। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एल्केन कहां पर मिलता है? तो एल्केन मिलेगा एनोड पर। ठीक है। CO2 गैस कहां मिलती है? CO2 मिलती है एनोड पर। ठीक है। कैथोड पर क्या मिलता है? कैथोड पर मिलेगा बेस प्लस H2 गैस। क्या मिलेगी बेटा? H2 गैस। तो मेरे हिसाब से इस चीज में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सर ये बात तो ठीक है, अगर हम मैकेनिज्म बनाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उधर एनोड पर क्या हो रहा है और कैथोड पर क्या हो रहा है, बट सर क्या हमें उधर मैकेनिज्म बनाने की जरूरत होगी? हाँ बेटा, अगर आप कंफ्यूज हो तो बनाएं, अगर कंफ्यूज नहीं है तो ना बनाए। तो बोले सर कुछ तो हो जाए फिर भी थोड़ा। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको ये बता सकता हूं कि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास स्टार्टिंग में मसाला ये था RCOO माइनस और Na प्लस। तो इस वाली चीज में Na प्लस का तो ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, मतलब RCOO माइनस का ही ऑक्सीडेशन होगा। तो इससे प्रोडक्ट के क्या बनने की पॉसिबिलिटी है? सर R है तो इससे एल्केन बनेगा, और CO है तो इससे CO2 बन जाएगा। COO है ना, तो CO2 प्लस एल्केन कहां मिलेगा हमें? ऑक्सीडेशन, मतलब एनोड पर। बोलो भाई क्लियर है? तो अब मेरे हिसाब से इस चीज में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इधर से पता लग जाएगा सर इधर इसका ही क्यों हुआ, Na प्लस का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि Na प्लस का फर्दर ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं, इस भाई के पास इलेक्ट्रॉन लिबरेट करने की पॉसिबिलिटी तो कैसे भी नहीं है। बात समझ में आती है बेटा? इसलिए हम ये दिमाग में बिल्कुल लॉजिक से सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बात करते हैं बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है रिएक्शन के? बताओ भाई, क्या आपको इधर मैकेनिज्म लिखा हुआ दिख रहा है? अगर आपको मैकेनिज्म लिखा हुआ दिख रहा है मतलब आपकी आंखों में प्रॉब्लम है। ठीक है, और अगर आपको इधर रिएक्शन के बारे में लिखा हुआ दिख रहा है तो बहुत सही दिख रहा है। ठीक है भाई, चलो भाई क्या क्या दे रखा है इधर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन, देखते हैं सही लिखा है या नहीं लिखा हमने। अच्छा ही लिखा होगा अपन ने लिखा है तो। बोलो भाई क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। तो क्या क्या है इस रिएक्शन के बारे में? जो हमने मैकेनिज्म में पढ़ा है वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है कि वी गेट एल्केन एट एनोड एंड H2 गैस एट कैथोड। हाँ भाई इसमें तो कोई समस्या नहीं है, ऐसा तो हुआ है। हाफ मैकेनिज्म आयनिक, हाफ इज रेडिकल। हाँ सर इसमें भी कोई समस्या नहीं है, हाफ आयनिक हो रही है हाफ रेडिकल हो रही है, कोनो समस्या नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें, मीथेन कांट बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन। क्यों सर, मीथेन बनाने में क्या समस्या है? बोले ठीक है थोड़ा सोचते हैं, सर से क्यों पूछना है डायरेक्टली, थोड़ा सोच लेते हैं। तो बोले कि इधर R डॉट मिलके एल्केन बन रहा है। तो अब मेरे को, अगर मैं मीथेन की बात करता हूं, किसकी बात करूं?
मीथेन की। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है सर? मीथेन तो होता है CH4। मतलब मीथेन में कितने कार्बन होते हैं हमारे पास? एक। मीथेन में कितने कार्बन होते हैं? एक। तो अब अगर इस मैकेनिज्म के थ्रू बनाओगे तो क्या होगा? आधा कार्बन उठा के लाओगे क्या? कि आधा कार्बन आधे कार्बन में बॉन्ड बन जाएगा सर, एल्केन में मीथेन बन गया। वो तो पॉसिबल नहीं ना। तो मिनिमम 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। मिनिमम कितने कार्बन का बनेगा? 2 का। इसलिए हमारे पास मीथेन फॉर्म नहीं हो सकता। मिनिमम कितने कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा? मिनिमम 2 कार्बन प्रोडक्ट। क्लियर है भाई? ठीक है सर, ये भी बात हम मान लेते हैं आपकी, इसमें भी हमें कोई समस्या नहीं। इफ यू टेक ए मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट salts, if we take a mixture of 2 different salts, then we get 3 different hydrocarbons. If we take a mixture of 2 different salts, then we get 3 different hydrocarbons. ऐसे कैसे भाई? ये नहीं मान सकते सर हम, बताओ हमें तो कैसे होगा। तो सिंपल सा है बेटा, आप देखिए इधर मैंने लिया CH3COONA, ठीक है। एक दूसरा सा डिफरेंट ले लो तो इसको C2H5 कर लो, C2H5COONA। और इधर मैंने अगर इनकी रिएक्शन कराई, ठीक है, H2O इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा हुआ है बढ़िया तरीके से, तो कोई समस्या नहीं है हमें। तो जब मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया तो हमें पता है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए, इधर प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है? प्रोडक्ट बनाने के लिए सर हम जो भी COONA के अलावा जो पार्ट बचता है उसके रेडिकल बनाते हैं। तो रेडिकल बनाओ भाई। रेडिकल हम इसके बनाएंगे तो इधर बनेगा CH3 डॉट, इधर बनेगा C2H5 डॉट। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी बनती है कि CH3 का मिलन CH3 से हो। तो CH3 का मिलन अगर CH3 से होगा तो CH3 बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि C2H5 का मिलन C2H5 से हो। तो इधर हमारे पास बनेगा CH3CH2, ये हो गया C2H5, फिर से एक और ऐसा ही आएगा। तो ये आ गया हमारे पास। तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि बोले कि क्यों ना हम एक दूसरे के साथ मिलन कर ले। तो तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है CH3CH2CH3। बोले कि सर ये बात तो बढ़िया है आपकी, आपने बता दी, बट हमें ये भी बता दो कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है। तो मैं इस बात को बोलूंगा कि ये अच्छी भी है बुरी भी है, बट हम बोलेंगे कि ये बुरी बात है। क्यों बुरी बात है? क्योंकि अगर मेरे को प्रोपेन बनाना हुआ तो प्रोपेन तो इसी रिएक्शन से बनेगा। एक कार्बन एक का लेना पड़ेगा, एक दो का लेना पड़ेगा मेरे को, मतलब एक ये, तभी तो मेरे पास प्रोपेन बनेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि प्रोपेन के साथ में इथेन और ब्यूटेन भी बन रहा है, मतलब इसका यील्ड तो कम मिलेगा ना। इसका यील्ड क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो इसलिए ये रिएक्शन बहुत अच्छी नहीं है। मतलब अगर मेरे पास इधर सेम ही टाइप के मतलब सेम टाइप के सॉल्ट लूंगा तो ही मुझे अच्छा यील्ड मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि सर इधर तो फिर सिमेट्रिक एल्केन ही बनेगा। बिल्कुल सही पकड़े हो बेटा, RR ही बनेगा। उसी के लिए हमारे पास ये रिएक्शन बढ़िया होती है। बात समझ में आती है? क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम किसकी बेटा? तो इसमें मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बोलो भाई, क्लियर है ना? अरे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोम एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट कौन सा है बेटा? प्रोम एल्काइल हैलाइड। अब बात करते हैं हम एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाते हैं। एल्काइल हैलाइड क्या है ये बताने की तो जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी जनरल नॉलेज के लिए RH कंपाउंड को बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। मतलब हाइड्रोकार्बन में से अगर H को हटा के यक्स लगा दे। यक्स क्या होता है बेटा? यक्स होता है हैलोजन। तो हमारे पास मिलता है बेटा क्या? एल्काइल हैलाइड। तो बाय रिडक्शन, सबसे पहले बात करते हैं हम रिडक्शन से। तो अगर मैं रिडक्शन से बात करता हूं तो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होंगे रिडक्शन के लिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? देखो कभी भी याद रखना कि अगर आपको एसिड प्लस मेटल मिल जाए, धातु मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा? धातु। मेटल मतलब क्या होता है? धातु। एसिड मतलब अम्ल, हिंदी वालों के लिए ना। तो एसिड प्लस मेटल मिल जाता है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो अब देखो याद करने की जरूरत नहीं, मेटल प्लस एसिड दे रखा है। इसके एग्जांपल क्या है? Zn प्लस HCl। तो Zn मेटल हो गया, HCl एसिड है। ZnCu ये भी मेटल है, H2 एसिडिक नेचर का होता है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। ठीक है भाई, H प्लस दे सकता है ना ये। ZnCu के साथ HCl ये भी ठीक है सर। ZnCu के साथ एल्कोहल ये भी एसिडिक होता है। NaHG के साथ एसिड ये भी बिल्कुल, इसमें कोई समस्या नहीं है। रिएक्शन क्या होगी? RX की रिएक्शन
किसके साथ करा दिया हमने, इधर रिड्यूसिंग एजेंट आया, रिड्यूसिंग एजेंट को बोल दिया मैंने आर ए। आर ए क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो इसका रिडक्शन कर सकता है। और इधर मिल जाएगा हमें आर एच, क्या मिल जाएगा, आर एच, जिसको हम बोलते हैं सरल भाषा में एल्केन। क्या बोलते हैं बेटा, एल्केन। बोलो भाई कोई समस्या आएगा, मेरे हिसाब से तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बोलो भाई कोई समस्या आएगा, नहीं है, क्लियर है भाई, ये बात समझ में आती है, ठीक है सर समझ में आती है। इसके अलावा भी रिड्यूसिंग एजेंट है क्या, हाँ बिल्कुल है भाई, दो खतरनाक से हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है। हमारे पास आता है कि अगर आर एक्स की रिएक्शन में LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 या फिर NaBH4 इसके साथ करा देता हूं तो भी हमें क्या मिल जाएगा, इधर एल्केन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, एल्केन मिल जाएगा। तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, LiAlH4 आए या फिर NaBH4 आए। बोले सर ठीक है, ये भी ठीक है हमें समझ में, मतलब याद ही रखने ये पॉइंट। तो देखो ये बेटा एक ऐसा है जैसे कि आपको पता है कि अगर आप मैथ्स, मतलब सॉरी मैथ्स तो नहीं पढ़ोगे आप, ठीक है, अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको याद क्या करना है, F इजिकल टू सर ma होता है। तो अब ये आपने समझ लिया, ठीक है, उस याद तो रखना ही पड़ेगा, F इजिकल टू ma याद तो रखना ही पड़ेगा ना। तो सिमिलरली अब आपको ये पता है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बट ये याद रखना पड़ेगा कि LiAlH4 का काम रिडक्शन करना होता है और NaBH4 का काम भी क्या होता है, रिडक्शन करना होता है। ये कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता सकता था, बट इतनी जरूरत है नहीं अपन को, ठीक है भाई। ये आ गया हमारे पास। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं बताता हूं आपको। देखो इधर चल के आओ, RX प्लस RX की रिएक्शन LiAlH4 NaBH4 के साथ कराई, RH बन गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास अगर ZnHCl आया तो इधर हमारे पास ये क्या है, 1 डिग्री है, तो इधर डायरेक्टली हमारे पास क्या मिल जाएगा, CH3C CH3 CH3 और इधर मिल जाएगा CH2H। मतलब कोई भी रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं होगा। मतलब जब मैं इधर रिडक्शन करा रहा हूं तो कार्बोकैटायन जैसी कोई चीज नहीं बनेगी, क्योंकि जो हमने रीअरेंजमेंट की बात करी कि सर ये 1 डिग्री है, इधर से Cl निकल के प्लस बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। बात समझ में आती है बेटा, तो सिंपल रिडक्शन है। इधर हम जो बात कर रहे थे बढ़िया वाली, तो इधर क्या है हमारे पास, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड दिख रहा है मेरे, 3 डिग्री RX दिख रहा है क्या, हाँ सर 3 डिग्री दिख रहा है। तो अगर 3 डिग्री RX की रिएक्शन में NaBH4 के साथ करवाता हूं, किसके साथ करवाता हूं, NaBH4 के साथ, तो हमें एक शानदार सा प्रोडक्ट मिलेगा। कौन सा, CH3 आएगा, उसके बाद आएगा एक बॉन्ड, फिर आएगा CH3, फिर आएगा एक बॉन्ड, फिर आएगा इधर CH3 और एक आएगा H। बोले सर इसमें क्या शानदार हुआ, बोले इधर नहीं तो इधर शानदार होगा। तो इधर ध्यान देना कि जब LiAlH4 आएगा तो ये कुछ खतरनाक करेगा। इधर क्या खतरनाक करता है बेटा, ये इधर हमारे पास खतरनाक काम करेगा। क्या खतरनाक, ये करेगा कि इधर हमारे पास जो बनेगा CH3 और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, तो इधर हमारे पास एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी बेटा, एल्कीन। तो ये थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का अगर 3 डिग्री RX दे रखा है मेरे पास और रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4, क्या है बेटा, LiAlH4, तो उस वाले केस में प्रोडक्ट वा जो हमारा होगा वो एल्कीन होगा। क्या होगा बेटा, एल्कीन। क्लियर है भाई। तो ये हमारे पास था एल्काइल हैलाइड से रिडक्शन की हेल्प से एल्केन बनाना। बोलो भाई क्लियर है, ठीक है सर। नेक्स्ट वुड्स रिएक्शन, इसका शायद नेम तो सुन ही लिया होगा आपने, ठीक है। वुड्स रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है यार। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, इफ एल्काइल हैलाइड, फिर से आपको पता है किसको बोलते हैं, RX को। तो अगर एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है किसके साथ, Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, वुड्स रिएक्शन। अगर Na भैया के साथ में ड्राई ईथर हो और रिएक्शन करवाते हैं हम RX के साथ, किसके साथ करवाए बेटा, RX के साथ, तो उस वाले केस में हमारे पास रिएक्शन का नेम होगा वुड्स रिएक्शन। क्या होगा बेटा, वुड्स रिएक्शन। तो करना कुछ भी नहीं है, सेम उसी टाइप की रिएक्शन है। RX पहले रिकॉग्नाइज करो, Na ड्राई ईथर हीट मतलब वुड्स रिएक्शन है, तो इधर हमारे पास बन गया एल्केन। क्या बन गया,
एल्केन। ठीक है, बोले सर मैकेनिज्म बता दो थोड़ी सी। ठीक है भाई, मैकेनिज्म बता देते हैं, अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मैकेनिज्म बता देते हैं। तो इसकी दोनों टाइप की मैकेनिज्म होती है, कौन कौन सी, फ्री रेडिकल भी और आयोनिक भी। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं करना है। शॉर्ट फॉर्म क्या है, अगर हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। शॉर्ट फॉर्म, अगर वुड्स रिएक्शन आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो तो आपको क्या करना है, सिंपल सा फंडा है, आर एक्स है तो इसमें से आर एक्स में से आर डॉट बनाए, एक्स को हटाए डॉट लगाए, प्लस इधर भी एक आर डॉट और आएगा, मतलब इधर 2rx ले सकते हो, और इन दोनों का मेल करा देंगे तो हमारे पास आर आर एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एल्केन। मतलब सिंपल बॉन्ड को ब्रेक करके वो आप एक और आर लगा देंगे। क्लियर है भाई, बात समझ में आती है। ठीक है, बोले सर मैकेनिज्म तो आप कर लेना, बट मेरे को एक दिमाग में आ रहा है पॉइंट कि ऐसा कुछ हमने अभी किया था, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो उधर हमारे पास एक पॉइंट निकल के आया था कि एक तो ये कि सर अगर आप इधर डिफरेंट वाले ले लोगे, अगर एक आपने ले लिया CH3X, दूसरा ले लिया C2H5X, तो क्या सर इधर भी 3 बनेंगे जैसे उधर बने थे? हाँ बिल्कुल, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे, सेम कॉन्सेप्ट रहेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे। तो इधर भी हाँ हमारे पास 3 टाइप के ही प्रोडक्ट बनेंगे। कितने टाइप के बनेंगे? 3 टाइप के। ठीक है, अगर मैं डिफरेंट लेता हूं। बोले ठीक है सर, ये बात तो मान ली, एक और बता दो क्या है। एक बात यह है कि सर अगर हमें बनाना हो मीथेन, एक कार्बन का एल्केन बनाना है, तो क्या वुड्स भाई साहब बना पाएंगे? वुड्स रिएक्शन से क्या हम बना सकते हैं? तो हमारा जवाब आएगा नहीं, वुड्स रिएक्शन से एल्केन में मीथेन फॉर्म नहीं हो सकता है, मीथेन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है भाई? तो अगर मीथेन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए बिग नो आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी हमारे पास। तो जो कंसेप्ट इलेक्ट्रोलाइसिस में लगा है वो इधर भी लगा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हमारे पास उस टाइप की रिएक्शंस के लिए, मतलब उस टाइप के प्रोडक्ट के लिए अच्छा है, बेटर है, जहां पर हमें सिमेट्रिक एल्केन बनाना हो या इवन नंबर ऑफ कार्बन के एल्केन बनाना हो, सिमेट्रिक। क्लियर है भाई? चलो भाई, बहुत अच्छे, बढ़िया खेल रहे हो। मैकेनिज्म की बात करते हैं। 2 टाइप की मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल और आयोनिक। बोले सर ये तो टफ मैकेनिज्म होगी ना यार सर, मतलब 2 मैकेनिज्म है। अभी देखते हैं, सिंपल सी मैकेनिज्म है, मतलब कुछ भी नहीं है। देखो क्या है, ये है हमारे पास Rx और ये है हमारे पास Na। मेरे हिसाब से मुझे ये बताने की कतई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मेटल का काम इलेक्ट्रॉन देना होता है। बोले हाँ सर ये तो नहीं बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास ट्वाइस Na प्लस और प्लस आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन सी बनानी है? फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल आ जाएंगे। तो कैसे आएंगे? बोले कि सर Rx है प्लस Rx है, Rx है, तो Rx में एल्काइल के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव और हेलोजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि हेलोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। हाँ सर ये तो हम मानते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, एक इलेक्ट्रॉन आएगा इधर। ठीक है, तो अब प्लस वाले के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो फ्री रेडिकल, मतलब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड भी ऐसे ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि हेलोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो इधर से अगर हम बात करें तो सर ये बन गया R डॉट प्लस R डॉट प्लस ट्वाइस x माइनस, 2x माइनस आए। बोले हाँ बिल्कुल, तो R डॉट मिलके क्या बना लेंगे? एल्केन। बोले सर ये तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म थी, कुछ भी नहीं था। हमारे पास मेटल का काम इलेक्ट्रॉन देना होता है और इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? अपोजिट चार्ज वाले के पास, मतलब जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव हो। तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दिए, फ्री रेडिकल बना ये। बोले इनका क्या होगा? तो इनके लिए प्लस वाला बैठा तो है भाई, तो इधर से आएगा Na प्लस, इधर से आएगा x माइनस और कंपाउंड बना लेंगे दोनों मिलके NaX। क्या बना लेंगे बेटा? NaX। ये बन गया हमारे पास। ठीक है भाई, ये दोनों रिएक्ट करके इधर NaX बना लेंगे। क्लियर है क्या? मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये मैकेनिज्म आ गया हमारे पास फ्री रेडिकल। बोले सर आयनिक भी बता दो। ठीक है, तो आयनिक में क्या है? आयनिक में भी कुछ नहीं, आयनिक मैकेनिज्म में भी सेम। मेटल क्या करेगा सर इधर? मेटल का तो भैया कंसेप्ट चेंज थोड़ी ना होगा, मेटल तो उसी को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन देता है, तो कंसेप्ट चेंज नहीं करेंगे। ठीक है सर, नहीं कर रहे तो करो फिर। तो फिर सर मैकेनिज्म में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी इस बार।
क्योंकि ये आ गया हमारे पास ट्वाइस Na+, और ये 2 इलेक्ट्रॉन। सर आप सेम ही टाइप से करोगे तो आयनिक कैसे हो जाएगी, देखते हैं बेटा, थोड़ा सा धैर्य धारण करें, सब कुछ मिलेगा। तो इधर आएगा हमारे पास Rx, क्या आया, Rx, R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और इधर भी क्या है हमारे पास Rx, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिए तो फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। बट अगर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं तो उस वाले केस में एक ही कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन गए। तो मान लेता हूं कि इसके पास दोनों गए। अब अगर इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सर ये बन जाएगा R-, इधर से क्या बना R-, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आए और ये बॉन्ड तो ऐसे ही ब्रेक हुआ है, प्लस X-, ठीक है। अब ये R- बना और इधर आ गया हमारे पास Rx, तो R के ऊपर प्लस, X के ऊपर माइनस, तो माइनस वाला कहाँ जाएगा, माइनस वाला चला गया हमारे पास इस प्लस के पास, ठीक है भाई। तो क्या बन गया R- और R मिलके क्या बना लेंगे, इधर बन गया सर RR, मतलब एल्केन। और जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये निकल जाएगा फिर से, तो X- एक इधर, एक X- इधर, 2 Na+ इधर, तो ये आ गया ट्वाइस NaX। बोले सर ये तो इजी थी बिल्कुल, ठीक है। तो यार सर तो खतरनाक है, बढ़िया इजी मैकेनिज्म हो गई है ना। तो अब क्या करें, तो अब भाई किसी को तो कुछ तो मतलब पूछना चाहिए सर से। तो एक बच्चे ने पूछा कि चलो पूछते हैं कुछ। सर एक छोटा सा डाउट है, क्या है, डाउट ये है कि सर देखो आपने रिएक्शन करवाई, हमने मान ली कि माइनस है, माइनस ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, RR बन गया, बट माइनस तो ये भी है, इसने इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दिए। तो बोले यार सिंपल सा सीन है, एक तो आप बॉन्ड की स्ट्रेंथ देख लो, उधर से आंसर मिल जाएगा। बोले ठीक है सर, समझ में आता है कि हेलोजन का बॉन्ड मोस्टली वीक ही होगा हमारे पास, मोस्टली हेलोजन के लिए कंपेयर टू RR बॉन्ड के। हाँ बोले और कोई रीजन भी है क्या सर, हाँ बिल्कुल है ना, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस R+ को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड ही कर रहा है ना, ये माइनस वाला है तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इधर से वही रेस में आगे होगा। मैं एक बात बार बार बोलता रहा हूं कि ऑर्गेनिक में रिएक्शंस के एक से ज्यादा पाथ होते हैं, हम उस रिएक्शन को पढ़ते हैं, उस पाथ को पढ़ते हैं जिससे स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा हो और जो फेवरेबल भी हो, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों के इलेक्ट्रॉन देने का मन है, दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन देने का मन किसका ज्यादा है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसलिए R- इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना कि X-, ठीक है। और बाई चांस अगर आपने इलेक्ट्रॉन दे भी दिया ना तो Rx बन जाएगा फिर से, फिर क्या करोगे, कोई मतलब ही नहीं। क्लियर है भाई, चलो तो ये हमारे पास आयनिक भी हो गई और फ्री रेडिकल भी हो गई। अब इसकी बात कर लेते हैं हमारे पास, तो अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स वुड रिएक्शन RI RBr RCl RM। बोले सर ये कैसे, हम समझाते हैं भाई कैसे। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी कि ये X कितनी जल्दी निकल रहा है, ये X कितनी जल्दी निकल रहा है। तो आपको पता है लिविंग ग्रुप की जो टेंडेंसी होती है, LG मतलब LGTV वाली बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। LG क्या है हमारे पास, लिविंग ग्रुप, तो I- का लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा होती है, Br- से Br- की ज्यादा होती है, Cl- से Cl- की ज्यादा होती है F- से। आप अभी ये दिमाग में बिठा लो हमेशा के लिए कि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ये होती है, इसका रीजन हम आपको 12th क्लास में बताएंगे, बढ़िया वाला, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, आप समझ सकते, या ऐसा बोलूंगा मैं वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, अगर ऐसा मानो तो ऐसा भी ठीक है, ठीक है, नोट करके लिख सकते हो, वीक बेस आर, वीक बेसेज आर गुड लिविंग ग्रुप। बोले कुछ कॉन्सेप्ट है क्या, हाँ बेटा कॉन्सेप्ट तो है ना, ऐसे थोड़ी बिगर कॉन्सेप्ट की चीजें, कॉन्सेप्ट है। लिविंग ग्रुप वही अच्छा होता है जो निकलने के बाद स्टेबल बन रहा हो, तो इन चारों में से स्टेबिलिटी देख लेना, जो ज्यादा स्टेबल बनेगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। बोले सर चलते चलते बताई दो, तो सर ये तो फिर गलत हो गया, कैसे, आपने बोला था मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो सर F- की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होना चाहिए I- से। अच्छा सर अब आप इधर ये बोलोगे कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूल अलग होते हैं, अब यही बोलने वाले हो ना, ना ना ऐसा तो नहीं बोलेंगे बेटा, हम कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते। मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि आप कभी भी पीरियड में कोई भी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से नहीं देखना है, तो इधर भी आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से नहीं देख सकते, बिकॉज एक ही
ग्रुप के मेंबर है। तो साइज साइज बताया था, हाँ बिल्कुल साइज से देखे तो अगर साइज से देखोगे तो आई का साइज बड़ा है, एफ का साइज छोटा है, ठीक है। तो बड़े साइज के ऊपर -1 चार्ज, छोटे साइज के ऊपर -1 चार्ज। तो अगर चार्ज डेंसिटी आप देखोगे तो एफ के पास इधर ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा है तो मैं बोलूंगा कि इसकी एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें हमारे पास अच्छा करेक्टरिस्टिक की बात कर रहे थे ना, हाँ बहुत बढ़िया करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है मीथेन कांट बी फॉर्म्ड, बोले सर समझ में आता है क्योंकि आर आर आ रहा है ना, तो मिनिमम 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा इसमें भी, मिनिमम 2 कार्बन प्रोडक्ट। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ फर्स्ट वाली रिएक्शन थी ना डीकार्बोक्सिलेशन, उसी से या फिर रिडक्शन जिससे हमने किया था उससे ही हमारे पास अभी तक ऐसा हुआ है कि हम उससे मीथेन बना सकते हैं। अदरवाइज ये हो गई वुड्स रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोलाइसिस वाली हो गई, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इनसे हम क्या नहीं बना सकते बेटा, 1 कार्बन का प्रोडक्ट नहीं बना सकते, ठीक है सर। इट इज बेटर फॉर इवन या सिमेट्रिकल एल्केन, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम यील्ड मिलेगा, नॉट फॉर ऑड एसिमेट्रिक एल्केन। क्यों, क्योंकि अगर मैं एसिमेट्रिक एल्केन बनाना चाहूंगा तो हमारे पास फिर से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट 3 मिलेंगे। कैसे, इधर लिखा हुआ भी है, इफ 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड अंडरगो वुड्स रिएक्शन 3 एल्केन्स आर फॉर्म्ड या ऑब्टेन्ड। बोले सर एग्जांपल भी बताई दो, तो सिंपल है, इन दोनों का कंबाइन एग्जांपल CH3X ले लेते हैं हम, प्लस C2H5X ले लिया, ठीक है। X मतलब Cl ले सकते हो, Bri कुछ भी ले लो। इधर क्या है, Na भाई साहब आए ड्राई ईथर के साथ, ठीक है। क्या करेंगे, फ्री रेडिकल बनाएंगे सर, ये पता लग गया हमें, ये एल्काइल हैलाइड है, Na ड्राई ईथर वुड्स रिएक्शन है, ठीक है। तो इस वाले केस में हमारे पास X जाएगा, फ्री रेडिकल X गया, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल CH3, फ्री रेडिकल CH3 से मिलन कर सकता है, सेम से मिलन कर सकता है। अब तो अलाउ है भाई CH3 का CH3 से मिलन, ठीक है। दूसरा क्या है, C2H5 का मिलन C2H5 से हो सकता है। और तीसरा मिलन क्या है कि सर CH3 का मिलन C2H5 से हो सकता है। तो अगर ये देखो इवन है, ये इवन है, ये ओड है, तो ओड इसके लिए किया है हमने, पूरा ताम झाम पूरा हमने इसके लिए किया है। ये बनाना था इसलिए मैंने अलग लिए, क्योंकि अगर मुझे ये बनाना होता तो मैं ओनली CH3X लेता, अगर मुझे ये बनाना होता तो मैं ओनली ये लेता, बट ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा इस वाली रिएक्शन में, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे तो यील्ड क्या मिलेगा, कम, यील्ड क्या मिलेगा, कम, तो लेस यील्ड मिलता है बेटा, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं ना, क्या मिलेगा, लेस यील्ड। तो मेरे हिसाब से इस चीज में आपको कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, बोले क्या, प्रोडक्ट देके रिएक्टेंट पूछ लेगा, प्रोडक्ट देके क्या पूछ लेगा, रिएक्टेंट। बोले सर तो क्या हुआ, तो उसको कैसे करेंगे, उसको बताओ भाई कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग ये है कि समझना ध्यान से। आपको मान लो कि प्रोडक्ट दे रखा है, जैसे अगर हम रिएक्शन के बारे में सोचे C2H5X, ठीक है, इधर दे दिया, X को हटा के Cl लगा दोगे इस बार, ठीक है, X के याद आएगी तुम्हें, नहीं है ना, वो अच्छा नहीं है। हाँ भाई C2H5Cl, और इधर क्या आएगा बताओ यार, क्या कर, नहीं बताओगे, चलो मैं बता देता। Na के साथ क्या है बेटा, ड्राई ईथर, क्या है बेटा, ड्राई ईथर, ये रिएक्शन है ना। तो क्या करोगे सर, सबसे पहले इसका प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड Na ड्राई ईथर, तो इधर से फ्री रेडिकल बनाएंगे C2H5 डॉट, और ये मिल जाएगा हमें C2H5 C2H5। तो अब आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा, इससे ये देखे तो इजी है, वो ये देगा फिर आपको बनाना होगा प्रोडक्ट। तो बोले सर अभी भी इजी है, हमें पता है ना कि जो प्रोडक्ट होगा कैसा होगा, सिमेट्रिक, जो प्रोडक्ट होगा हमारा पास वो कैसा होगा बेटा, सिमेट्रिक बनेगा सर। तो अगर सिमेट्रिक प्रोडक्ट है तो हम उस प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे, सिमेट्री हाफ पार्ट में, इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड किया और x लगा देंगे, तो उससे हमारे पास एल्काइल हैलाइड आ जाएगा। तो इसी के संदर्भ में हमने कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, ये लिखा हुआ है भाई कि अगर आपको प्रोडक्ट दे रखा हो, क्या दे रखा हो बेटा, प्रोडक्ट दे रखा हो और Na ड्राई ईथर है, तो इस वाली चीज से हमें ये पता लगता है कि जो ये रिएक्शन के बारे में, जिस रिएक्शन के संदर्भ में
बात करना चाह रहा है, उस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन अगर है तो इधर हमारे पास प्रोडक्ट को हाफ करेंगे और हाफ प्रोडक्ट के साथ एक्स कनेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? एक्स। तो हमारे पास रिएक्टेंट मिल जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है ना? चलो, ये बढ़िया हो गया हमारा काम। अब हम एक और बात बताते हैं आपको बढ़िया सी। क्या बात है सर? बात ये है भाई कि अगर हमारे पास ऐसा हो गया, ये है CH3 CCH3 CH3, ये है Na ड्राई ईथर। बोले सर वुड्स रिएक्शन, हाँ बिल्कुल सही है। तो वुड्स रिएक्शन में सर फ्री रेडिकल बनाओ, वेट किसका कर रहे हो? बोले ठीक है बना लेते हैं, CH3 CH3 CH3, ये आ गया हमारे पास फ्री रेडिकल। और दूसरा फ्री रेडिकल क्या आया? CH3 CH3, और इधर भी आ गया हमारे पास CH3 है ये, और ये भी आ गया फ्री रेडिकल। बोले सर कनेक्ट करो ना, क्या दिक्कत है? ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो जैसे ही बॉन्ड बना, ये सर CH3 आ रहा है, इधर से प्रॉब्लम कर रहा है, इधर से जाते इधर से सर ये आ रहा है प्रॉब्लम कर रहा है, इधर से जाएंगे ये आ रहा है सर प्रॉब्लम कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि इधर हमारे पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। क्या है बेटा? 3 डिग्री RX अगर दे रखा हो तो अब इधर कपलिंग नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करूंगा तो इधर कपलिंग करानी है। कपलिंग मतलब दोनों को ऐड करेंगे, तो कपलिंग में प्रॉब्लम है। कपलिंग में क्या है बेटा? प्रॉब्लम, क्योंकि अगर दोनों बल्कि है तो कपलिंग नहीं होगी। अगर दोनों बल्कि है तो कपलिंग नहीं होगी बेटा, कपलिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए वो फेवरेबल नहीं होता है। बोले सर ठीक है, तो क्या किया जाए? तो इस वाले केस में ये क्या करेगा? इधर से ही बात करेगा कि इस H को मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, बट अब ये बोलेगा कि यार अगर आप मुझसे इलेक्ट्रॉन ले रहे हो या मेरे साथ बॉन्ड बनाना है तो मैं अपने वाले के साथ धोखा नहीं करूंगा। तो बोले क्या करोगे? बोले इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे के आऊंगा मैं, खुद का इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन लेके आया है। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा ये। तो CH3 CH3, ये आ गया CH3, और इधर आ गया हमारे पास H प्लस बन जाएगा एल्कीन। तो ये बन गया CH3 CH3, और ये आ गया डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं हम एल्कीन। क्या बोलते हैं बेटा? एल्कीन। बोले सर बिल्कुल सही बात है भाई, बल्कि ग्रुप है तो कपलिंग होने में प्रॉब्लम है, तो ये तो नहीं होगा। बोले बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बच्चा बोले सर देखो आप बता रहे हो, मैं एग्री करता हूं, बट एक छोटा सा डाउट है। बोले क्या? कि सर रिएक्शन तो 2 मैकेनिज्म से बताई थी आपने, एक फ्री रेडिकल वाली, एक आयोनिक। तो ये तो फ्री रेडिकल होगी, आयोनिक का क्या? इधर तो कपलिंग नहीं करवानी है। बोले हाँ यार ये बात तो सही है। तो अगर मैं आयोनिक मैकेनिज्म कराता हूं, ये तो मैंने फ्री रेडिकल करा दी, अगर मैं इसकी आयोनिक मैकेनिज्म कराता हूं तो हमारे पास क्या होगा? एक बनाएगा CH3, ये बन गया हमारे पास माइनस आयोनिक में, प्लस CH3, और इधर आएगा हमारे पास X CH3। ठीक है, अब ये क्या है? 3 डिग्री है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये इधर अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है, इधर हम जो रिएक्शन की बात कर रहे हैं, कौन सी रिएक्शन की? ये जो हमने मैकेनिज्म कही है ना, इधर हमारे पास ये जो अटैक होता है, ये अटैक होता है बेटा SN2 मैकेनिज्म से। किससे होता है बेटा? SN2। बोले सर ये क्या आ गया? ये तो आपने बोला ही नहीं कभी। हाँ मैंने नहीं बोला, क्योंकि हम ये 12th में पढ़ने वाले हैं। किसमें पढ़ने वाले हैं? 12th। और SN2 मैकेनिज्म उनके लिए फेवरेबल होता है जिधर हिंड्रेंस कम होता है, छोटे से छोटा ग्रुप होगा, बढ़िया से बढ़िया SN2 होगी, मतलब अच्छी रेट होगी। बट अगर 3 डिग्री एल्काइल 3 डिग्री हैलाइड हुआ तो दूर दूर तक SN2 रिएक्शन नहीं होगी, कोई SN2 नहीं होगी। क्लियर है भाई? बोले सर ठीक है, मान गए आपकी बात को। अब समझ गए हम कि अगर SN2 नहीं हो रही इधर से तो SN2 होगी नहीं, नो SN2, तो कौन सी होती है? एलिमिनेशन। कौन सा होगा बेटा इधर? एलिमिनेशन। तो हमारे पास इधर E2 रिएक्शन हो जाएगा। कौन सा होगा? E2। तो ये E2 रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो E2 रिएक्शन होगा तो ये क्या करेगा? इधर से बेस लेगा, इधर से H, इधर से X निकलेगा, वो एल्कीन बन जाएगा। पूरी कहानी वही है, फिर से सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है? तो अगर आयोनिक मैकेनिज्म करोगे तो ये होगा, और अगर वो करते हो तो वो होगा, कुल मिला के ये होगा। क्लियर है भाई? ये कौन सी मैकेनिज्म है हमारे पास? आयोनिक। और ये कौन सी मैकेनिज्म है हमारे पास? रेडिकल। तो मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि रीजन से है। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में सर 2 जगह प्रॉब्लम आई है हमें अभी। कहाँ कहाँ? एक आई है हमारे पास किसमें बेटा, LiAlH4 से जो रिडक्शन किया था उसमें, और एक आई है हमारे पास वुड रिएक्शन। हाँ बट एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको प्रोडक्ट दे रखा हो उसने, ठीक है, अगर आपको बोल दे कि क्वेश्चन है RX या RCl दे रखा, क्या दे रखा है, RCl, और इधर दे दिया उसने Na ड्राई ईथर, Na ड्राई ईथर, ठीक है, और इसके साथ दे रखी है हीट, और इधर क्या बना रखा है CH3 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 और ये CH3, और आपको बोलेगी फाइंड R, फाइंड R, ठीक है, R फाइंड करना है। तो मैं मानता हूं कि आप में दिमाग है, ठीक है, मैं मानता हूं कि आप पीडब्ल्यू के छात्र हैं, आपको आती है सारी चीजें, बहुत अच्छी बात है, बट अगर एग्जामिनर कोई चीज बोल रहा है तो बेटा मान लेना यार, है ना। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट दे रखा है, तो ये वो वाला प्रोडक्ट है जो हमारे पास बहुत कम बनेगा, बहुत कम बनेगा। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, अभी बताता हूं। तो ये Na ड्राई ईथर दे रखा है, तो हमें इसको देख के पता लग गया कि सर रिएक्शन है वुड रिएक्शन। कौन सी है, वुड रिएक्शन। तो अगर वुड रिएक्शन है, तो अगर हमें रिएक्टेंट फाइंड करना है तो हम हाफ कर देंगे, हाफ कर दिया और X कनेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो R आएगा वो आ गया CH3 CH3 और ये आ गया हमारे पास Cl, ये आ गया हमारे पास R, ठीक है, मतलब R तो ये होगा ओनली, ठीक है भाई, ये हो गया। तो अब ये 3 डिग्री है ना, तो 3 डिग्री में तो मैंने अभी मना किया था कि वुड रिएक्शन नहीं होगी, कपलिंग वगैरह में प्रॉब्लम आती है, तो वो बात सही है, रॉन्ग नहीं है, बट ये बहुत कम क्वांटिटी में बन रहा है वुड्स में। मतलब ऐसा है कि हो सकता है 0.1% बन रहा हो, बाकी 99.9% वो रिएक्शन हो रही है जो हमने पढ़ी है। बात समझ में आ रही है बेटा, एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता है अपन को, बट मेजर प्रोडक्ट वही है। तो अगर क्वेश्चन देके आंसर पूछा जाए तो हम वो बताएंगे, बट हाँ आंसर देके वो रिएक्टेंट पूछ रहा है तो यहाँ वुड लिख रखा है, तो भैया फिर वही बताना पड़ेगा। क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है भाई। चलो सर बहुत बढ़िया बात है, तो मान गए हम आपकी बात को। अब एक दो छोटे छोटे से नोट है, क्या है नोट, ये बोलता है कि अगर हमारे पास वुड रिएक्शन में दोनों एल्काइल हैलाइड है, मतलब CH3X प्लस CH3X, और इसके साथ क्या दे रखा है Na, और इधर दे रखा है ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वुड रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, वुड रिएक्शन। तो प्रोडक्ट बन गया हमारे पास CH3 प्लस ट्वाइस NaX। क्लियर है, CH3 मतलब कोई भी हो सकता है, कुल मिला के ये एलिफेटिक हो। एल्काइल मतलब क्या है, एलिफेटिक। एल्काइल मतलब क्या है, एलिफेटिक। और अब आप मेरे से ये पूछने का अधिकार तो नहीं रखते हो कि एलिफेटिक एलाइड क्या होते हैं, एरोमेटिक एलिफेटिक पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है भाई। तो कुल मिला के एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर हमारे पास दोनों कैसे हुए, एरोमेटिक हुए या दोनों एराइल हैलाइड्स हुए, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं फिटिंग। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये था वुड जो साइंटिस्ट था वो था मेहनती, ठीक है, बहुत मेहनत की, अच्छे से उसने रिसर्च विसर्च की, उसके बाद उसको फाइनली ये चीज मिली, ठीक है। तो ये था फ्रंट बेंच वाला, फ्रंट बेंच पे बैठता था क्लास में, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करता था, बढ़िया मेहनत करके इसने ये रिसर्च करके ये रिजल्ट निकाला। ये था बैक बेंचर, ये क्या था, बैक बेंचर। इसने क्या किया, बोले कि यार इसने अगर इस वाली चीज पर ये रिएक्शन की है तो क्यों ना अपन थोड़ा सा दिमाग लगाए और अपन अपने नाम से पेटेंट बनवा लेंगे। तो उसने क्या किया, एलिफेटिक की जगह सिर्फ एरोमेटिक कर दिया। क्या कर दिया, एरोमेटिक। तो इधर क्या बन जाएगा कि देखो ये है हमारे पास, इधर Cl, ये हमारे पास Na, जितना चाहिए उतना है, जरूरी नहीं वो 2 लिख के दे, ठीक है, और यह है हमारे पास X। बाकी कंडीशन सेम है, इधर भी क्या है Na आई गया, इधर ड्राई ईथर ही दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, ड्राई ईथर, वही हीटिंग वगैरह Na ड्राई ईथर है, तो वही सेम वैसे ही होगा। बाइफिनाइल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल। 2 फिनाइल रिंग है ना, तो देखो सेम वैसे हुआ है, इधर भी CH3 कनेक्ट हुआ था, इधर भी RR कनेक्ट हुआ है। तो इस रिएक्शन को बोल देते हैं फिटिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन। बोलो भाई क्लियर है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, सेम ही है, बस दिमाग लगा गया, ठीक है। अब इनमें झगड़ा हुआ, क्या हुआ, झगड़ा।
तो झगड़ा होने के बाद बोले कि यार ये तो गलत है। तो इसके बाद इन्होंने बोला कि ठीक है देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आपको क्रेडिट और दिलवा सकता हूँ। बोले कैसे? बोले एक एरोमेटिक ले ले एक एलिफेटिक ले ले और फिर दोनों का नाम लिखना पड़ेगा, बट हाँ इतनी प्रायोरिटी दे दूंगा मैं कि भाई आपने पहले रिसर्च की है। तो बैक बेंचर दिल बड़े दिल वाले लोग होते हैं ना। तो क्या होता है बेटा, इसने बोला कि यार ठीक है अगर तूने पहले रिसर्च की है तो नेम पहले ले लेना। तो नेक्स्ट होती है हमारे पास, अगर एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक आता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या बोल देते हैं बेटा? वुड्स फिटिंग। तो ये हमारे पास है एलिफेटिक, एलिफेटिक और ये क्या हमारे पास एरोमेटिक। क्लियर है? तो नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर वन इज एलिफेटिक अदर इज एरोमेटिक तो उसको क्या बोलते हैं? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। मतलब अगर CH3X की रिएक्शन में ट्वाइस Na मतलब Na के साथ Na के प्रेजेंस में किसके साथ करा दूं? X एराइल एलाइड के साथ करा देता हूं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो होगा वही जो अभी तक होता आया है, इधर से X जाएगा इधर से भी X जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास ये बेंजीन के ऊपर किसकी टोपी पहना दी? CH3। तो CH3 की टोपी पहना दी है तो प्रोडक्ट को बोलते हैं टोलुइन और इस रिएक्शन को बोलेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्लियर है भाई? इसके बाद एक साइंटिस्ट और आया, उसने क्या किया? Na की जगह कॉपर यूज किया। बस क्या किया है? कॉपर। तो उसने सबको उल्लू बना दिया। क्या बना दिया? दोनों को उल्लू बना दिया। बोले कि हम है गुरु असली। तो उन्होंने क्या किया? फिटिंग रिएक्शन में कॉपर यूज कर लिया Na की जगह, तो उस रिएक्शन को उल्लू बनाया तो क्या हो गया? उल्मान रिएक्शन। क्या हो गया बेटा? उल्मान रिएक्शन। तो मतलब अगर PHX प्लस कॉपर PHX ये रिएक्शन कराई, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या हो गया हमारे पास? इधर क्या यूज किया बेटा? वही ड्राई ईथर है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास PH सेम प्रोडक्ट है, बस रिएक्शन का नेम क्या हो जाएगा? बाइफिनाइल ये भी है ना, उल्मान रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास थी। अब इसमें भी अगर आपसे मान लो कि मेजर माइनर के कभी पूछे, मेजर माइनर की कभी चीजें पूछने लग जाए तो उस वाले केस में आप क्या करोगे? ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है, देखो बताता हूँ आपको, बताना ही पड़ेगा, मानो कि तय नहीं आप। तो सिंपल सा फंडा क्या बोलता है? फंडा ये बोलता है सिंपल सा कि नहीं बताओगे, चलो मैं ही बता देता हूँ। तुम लोग नहीं बताते यार, ये गलत है, बहुत गलत है भाई, बहुत ही गलत है। अगर मान लो, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आपको एक इक्विवेलेंट दे रखा है इसका BrCl, एक ही इक्विवेलेंट है, प्लस एक इक्विवेलेंट दे रखा है और आपको बताना है इधर मेजर प्रोडक्ट। क्या बताना है बेटा? मेजर। तो बताओ क्या बनेगा? तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी है, मुझे क्या करना होता था? हेलोजन को हटा के फ्री रेडिकल बनाते थे और प्रोडक्ट बना देते थे। हेलोजन को हटा के क्या बनाते थे? फ्री रेडिकल और फिर प्रोडक्ट बना देते थे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो क्या हो रहा है हमारे पास? इधर देखो भाई, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि मैंने दोनों से हटाए, इधर फ्री रेडिकल हटाया इधर फ्री रेडिकल हटाया, दोनों में बॉन्ड बना दिया ये। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। बट इसके साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटी बनती है, क्या? और इधर है हमारे पास Cl, ठीक है, और इधर भी इसको इधर लेके गए तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना भाई। इधर है Cl और इधर भी अपोजिट में है Cl, तो ये और ये ही मेजर होगा। यही क्या होगा बेटा? मेजर। और एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि दोनों में से Cl निकल जाए, Br बचे, ठीक है, वो भी बनता है। तो ये मेजर होगा हमारे पास। मेजर क्यों होगा ये? बिकॉज इधर ये मेजर इसलिए है बिकॉज लिविंग ग्रुप का अगर मैं आपको बताऊं तो अभी बताया था मैंने कि I माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, Br माइनस से Br माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप होता है Cl माइनस से, और Cl माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप होता है F माइनस से। तो इधर Br और Cl में से पहले कौन निकलेंगे? Br तुरंत निकल जाएंगे, तो ये दोनों में रेडिकल बनेगा और इधर बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है
जिसको हम मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे। बोलो भाई क्लियर है? मेरे हिसाब से इस चीज में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस। ये अच्छी रिएक्शन है। ये अभी तक हमारे पास जो भी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम ये थी कि हम सिमेट्रिक एल्केन ही बना पा रहे थे, एसिमेट्रिक नहीं बना पा रहे थे। तो एसिमेट्रिक इससे बनेगा, क्या है? R2CuLi, R2CuLi, इधर आया हमारे पास R2CuLi की रिएक्शन किसके साथ हो रही है हमारे पास? R-X के साथ। तो R2CuLi की रिएक्शन अगर R-X के साथ होती है तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। R2CuLi है तो ये R मेटल के साथ कनेक्टेड है। जब कभी भी मेटल के साथ R कनेक्टेड होगा, एल्काइल ग्रुप मेटल के साथ कनेक्टेड होगा, मेटल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कार्बन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इधर से R के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव या नेगेटिव, इधर है पार्शियल पॉजिटिव। तो ये सेम वैसे ही रिएक्शन करेगा जैसी हम करते आ रहे हैं। और इधर हमारे पास R के साथ R- मिल गया है, तो इधर हम एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों एल्कीन बना सकते हैं। अगर R और R' सेम हुए तो सिमेट्रिक, अलग हुए तो एसिमेट्रिक। तो इधर हमारे पास बन जाएगा एसिमेट्रिक एल्केन, एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। बोलो भाई क्लियर है? मेरे हिसाब से इस चीज में आपको कोई समस्या किसी भी प्रकार की किसी को भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है भाई? ठीक है सर, ये बात समझ में आती है। तो ये दे भी रखा है इधर कि ये बेटर होता है वुड्स रिएक्शन से बिकॉज एसिमेट्रिक एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड। तो कोरे हाउस याद कैसे रखोगे? कोरे Cu, कोरे कॉपर Cu, कोरे कॉपर चल रहा है ना? सेम सेम समझ सकते हो यार, थोड़ा सा ही तो इंट चाहिए होता है याद करने के लिए। क्लियर है भाई? तो कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस में क्या होता है? कोरे हाउस कॉपर आएगा तो R2CuLi आता है, R-X के साथ रिएक्शन करके एल्केन बना देता है। फायदा ये है कि आप अलग अलग एल्केन ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। एक एग्जांपल कराऊं? करा दो सर, क्या दिक्कत है? चलो भाई एक एग्जांपल कर लो, सिंपल सा एग्जांपल है। मान लो आपको क्या दे रखा है? R2CuLi प्लस CH3Cl और इधर प्रोडक्ट बना रखा है हमारे पास क्या? बताओ, नहीं बताओगे? CH3 और इधर आ गया CH3 और आपसे पूछा है कि फाइंड R। क्या फाइंड करना है बेटा? R फाइंड करना है, फाइंड R। तो आपको पता लग गया कि ये रिएक्शन कौन सी हमारे पास कोरे हाउस सिंथेसिस है। तो इधर से जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा हमारे पास? प्रोडक्ट बहुत सिंपल है कि सर इधर से हमारे पास R- है, वो रिएक्ट करेगा CH3Cl के साथ। तो इस वाले केस में हमारे पास ये गया इधर, ये इधर निकल जाएगा, मतलब RCH3 प्रोडक्ट बन गया। तो CH3 को इधर से निकाल दो, तो R के अकॉर्डिंग अगर चीजें देखे तो ये R, CH3 को हटा दो और बाकी का जो भी ग्रुप बच रहा है हमारे पास वो क्या है? R। तो इधर ये वाला ग्रुप क्या आ गया? R। तो हमारा करेक्ट आंसर आता है R इज इक्वल टू CH3CCH3CH3 और ये आ गया हमारे पास। क्लियर है भाई? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट रिएक्शन बाई फ्रैंकलैंड रिएजेंट। तो ये भी सिंपल है, इसी टाइप का जैसा हमने अभी पढ़ा है, सेम टाइप की रिएक्शन है, अलग नहीं है कुछ भी, सेम है बेटा चीजें। कैसे सेम है? बाई फ्रैंकलैंड रिएजेंट बेस्ट, कॉपर की जगह जिंक आया है, तो इधर क्या है? RX प्लस ZN प्लस RX। तो काम क्या है? मेटल दे रखा है, मेटल का काम सेम होता है इलेक्ट्रॉन देना। तो मान लो कि ZN ने क्या दिए? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस बनाया ZN2 प्लस। क्या बनाया? ZN2 प्लस। 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कौन लिख के गया इधर यार? कौन है? ये नहीं करनी है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोले सर हो गई गलती, माफ कर दो। ठीक है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन, अब दोनों इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव, किसी के पास भेज दो। मान लो मैंने इसके पास भेजा तो ये क्या बनाएगा हमारे पास? ये बना देगा इधर से R-। क्या बना देगा बेटा? ये बना दिया इसने R-। तो इधर हमारे पास बन गया R-। ये इसके पास जैसे गया तो R- बन गया है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस R बन गया, R- ने इधर अटैक किया तो RR प्लस ZN। क्लियर है भाई?
तो सेम ही रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अरे ये बिल्कुल सेम इसी टाइप की रिएक्शन है हमारे पास बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMGX को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? RMGX को बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट अभी हम बात करेंगे इसकी। और ये M जो छोटा दिख रहा है आपको, तो अगर आप मन की आंखों से देखोगे तो आपको बड़ा M दिखाई देगा, मैग्नीशियम का M दिखाई देगा। अगर आप मन की आंखों से देखोगे, देखो बेटा सही से, क्या आप मन की आंखों से देख पा रहे हो? बताओ भाई, कौन कौन देख पा रहा है? जो जो देख पा रहा है उसी का सिलेक्शन होगा। तो जो मन की आंखों से देख पा रहा है इसको M, उसका सिलेक्शन पक्का है। बोलो भाई, सबको दिखाई देने लग गया? जल्दी बताए, क्या सभी को दिखाई दे रहा है? सभी को M दिखाई दे रहा है? हाँ सर, बिल्कुल कैपिटल M है, बहुत अच्छा कैपिटल M है सर, ठीक है। तो इसका मतलब रैंक भी अच्छी आएगी अब, है ना। हाँ भाई, बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो क्या होगा हमारे पास? इधर आएगा RMGX की रिएक्शन। RMGX की रिएक्शन RX के साथ ही कराएंगे, क्योंकि प्रिपरेशन मेथड तो एल्काइल हैलाइड से ही चल रहा है ये भाई। एल्काइल हैलाइड से मेथड चल रहे हैं सारे। एल्काइल हैलाइड से हमने वुड्स में कराया था, कोरे हाउस सिंथेसिस हो गया, या फ्रैंकलैंड रिएजेंट हो गया, रिडक्शन वाले जो भी कराए वो भी RX का ही कराया था हमने, ठीक है, सारे वही है। तो RX की रिएक्शन कराएंगे तो फिर से वही हुआ, मेटल के साथ R भैया आगे तो पार्शियल नेगेटिव, इधर हैलाइड के साथ है तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो इधर बढ़िया सी रिएक्शन हो जाएगी। क्या ये माइनस वाले भैया जाएंगे इधर और इधर बनाएंगे R। तो इसको मैं R डैश कर देता हूँ एक को, है ना, ये R डैश है, तो ये R डैश, मतलब इससे भी आप एसिमेट्रिक बना सकते हो, कोई समस्या नहीं। क्लियर भाई? प्लस MgX2 तो सेम ही टाइप की रिएक्शन है। RMGX को हम 12th क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं बेटा, मजा आ जाता है मतलब पढ़ने में, ठीक है भाई। चलो, तो ये हमारे पास आ गया है। अब बात करते हैं, ये एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड होगी। तो मैं थोड़ा सा इधर से रिपीट कर देता हूँ आपको कि एल्काइल हैलाइड में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो जब हम एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड पढ़ना स्टार्ट किया था तो कहाँ थे हम? इधर। सबसे पहले हमने पढ़ा रिडक्शन बाई रिडक्शन। तो रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट थे हमारे पास मेटल प्लस एसिड, साथ में NaBH4 एंड LiAlH4। ये हो सकते थे। LiAlH4 में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया था कि अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हुआ तो उधर हमारे पास रिएक्शन में एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है सर। इसके बाद हमारे पास आया था वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन हमें पता है, वुड्स में हमने 2-3 और पढ़ी है। वुड्स पढ़ा है, फिटिंग पढ़ा है, वुड्स फिटिंग पढ़ा है, और एक आया था उल्लू बनाने उल्मान रिएक्शन, जिसमें कॉपर आ गया था फिटिंग रिएक्शन में, ठीक है भाई। मैकेनिज्म वगैरह सारी चीजें हमने पढ़ ली है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इधर क्या? कोरे हाउस आया होगा मेरे हिसाब से। इधर क्या आया बेटा? कोरे हाउस। कहाँ गया भाई कोरे हाउस? ये आ गया कोरे हाउस। इसके बाद आया फ्रैंकलैंड, और फ्रैंकलैंड के बाद में क्या आया हमारे पास? RMGX। तो ये एल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन था। अब हम पढ़ेंगे बाई रिडक्शन। रिडक्शन मतलब सर वो तो हमने इधर भी पढ़ लिया। तो अब एल्काइल हैलाइड से रिडक्शन नहीं कर रहे, किसी से भी कर सकते हैं, जिन जिन से हो सकता है और एल्केन हमें मिले, तो बाई रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन बाई रेड फॉस्फोरस एंड HI। तो इससे अगर हम बात करें तो क्या बनेगा? देखो, ये सभी को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, सभी को एल्केन में। मतलब अगर हमारे पास आया RCOOH, अगर हमारे पास आया RC डबल बॉन्ड OH, अगर हमें मिला RC डबल बॉन्ड OR, एसिड एल्डिहाइड कीटोन RC डबल बॉन्ड OR डैश लिख देता हूं, एस्टर ROH, एल्कोहल। इन सब की रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं? रेड P प्लस HI, रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ कराते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ कराते हैं। तो सभी के लिए रेड फॉस्फोरस रेड P प्लस HI, रेड P प्लस HI, रेड P प्लस HI के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो उस वाले केस में हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा, इधर जितने कार्बन है उतने ही आएंगे। इधर आगे हमारे पास R के साथ एक कार्बन और है RCH3, इधर R के साथ एक कार्बन और है RCH3, इधर हमारे पास R के साथ ये CO है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे RCH2CH3। क्लियर है भाई? नेक्स्ट है हमारे पास इधर, तो R, अब ऐसा नहीं होगा
RCH2, इसके बाद बीच में O आ गया ना, तो इधर से मेरे को ब्रेक करना ही पड़ेगा, तो इधर हमारे पास बनेगा RCH3 प्लस ROH, R डैश H, R डैश H, ये बन जाएंगे। तो अभी भी वही है, इधर हमारे पास 2 कार्बन का एल्केन बन गए, मतलब जितने भी थे R के साथ एक कार्बन, और इधर R डैश H, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा इधर RH। बोलो भाई, मेरे हिसाब से इस चीज में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है भाई? बढ़िया। चलो, ये आ गया हमारे पास रिडक्शन बाई रेड फॉस्फोरस एंड HI। नेक्स्ट आता है हमारे पास 2 रिडक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? रिडक्शन बाई एल्डिहाइड, सॉरी, रिडक्शन बाई एल्डिहाइड एंड कीटोन, या रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से भी हम बना सकते हैं, जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक है हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन, और एक आएगा वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। कौन सा आएगा? वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो अगर मैं क्लीमेंसन रिडक्शन की बात करता हूं, तो इसका जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है? ZnHg प्लस कंसंट्रेट HCl। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, इस चीज में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको बोलते हैं मेटल और ये है एसिड। और ये मैं बता चुका हूं कि मेटल प्लस एसिड रिडक्शन का ही काम करते हैं दोस्तों। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लियर है भाई? तो करेगा क्या ये करता है C डबल बॉन्ड O भाई साहब, जो आता है इसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें बताओ? CH, इसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा, CH2 में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कर देगा? C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको एल्डिहाइड कीटोन में यूज करते हैं हम। कहाँ करते हैं? एल्डिहाइड कीटोन में। तो अगर हमारे पास RC डबल बॉन्ड OH आया और इधर क्लीमेंसन रिडक्शन आ गया, तो CR लिख देता हूं मैं। क्लीमेंसन रिडक्शन मतलब CR। तो इधर हमारे पास बन जाएगा R, CO को किस में कन्वर्ट कर रहा है? CH2 में। तो ये आ गया CH2H। बेटा काफी बार ओनली यही पूछा हुआ है कि क्लीमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। बोले सर इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी ना पूछते हैं, मजे ले रहे हो आप भी। तो बेटा इजी तो आपको इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि अभी आप यही टॉपिक पढ़ रहे हो। जब सोचो आप 11th प्लस 12th के सभी तीनों सब्जेक्ट पढ़ोगे, तब आपको ये याद थोड़ी ना रहेगा अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे कि क्लीमेंसन रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट क्या था। क्लियर है भाई? तो ये आ गया। ऐसे ही आप कीटोन में भी कर सकते हो, इधर R C डबल बॉन्ड O R, और इधर रिएक्शन हम जब कराएंगे तो क्या मिलेगा? वही क्लीमेंसन रिडक्शन ZnHg प्लस कंसंट्रेट HCl, और इधर मिल जाएगा RCH2। क्लियर है भाई? नेक्स्ट आता है हमारे पास वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। नेक्स्ट कौन सा है? वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। तो वोल्फ-किस्नर रिडक्शन में क्या आएगा? इसका भी सेम ही सीन है। C डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट करेगा? इधर आ गया हमारे पास कौन सा है? वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। तो WKR लिख देता है, WKR, क्योंकि इसमें इसको शॉर्ट में नहीं लिखा तो ये दुख पाएगा। सही है ना भाई? क्यों? क्योंकि क्लीमेंसन को अगर शॉर्ट में लिखा है तो सर मुझे भी लिखिए, ठीक है, भेदभाव नहीं होगा बेटा। और इसका रिड्यूसिंग एजेंट होता है NH2 के साथ में बेसिक मीडियम। ये क्या होता है? इसका नेम अगर नहीं पता किसी को तो हाइड्रेजिन। क्या होता है बेटा? हाइड्रेजिन। ZENE होना चाहिए, ठीक है, हाइड्रेजिन, ठीक है। NH2 N2H4। तो इसके क्वेश्चन आपको काफी बार ऐसे मिलेंगे, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएगा? वो NH2 के साथ। किसके साथ कराई? NH2 को N2H4 लिख दिया, इधर बनाया उसने A, ठीक है। इसके बाद क्या बोलेगा? इधर आया हमारे पास OH माइनस KOH, OH माइनस, ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। तो मान लो KOH मिल गया, आपको बेस मिलेगा कुल मिला के। तो जैसे ही बेस मिला, इधर पूछा B, तो आपसे पूछेगा कि B फाइंड करो। क्या फाइंड करो? B। तो B का क्या करोगे आप? देखो इधर क्या दे रखा है, B हमारे पास जो आएगा ये N2H4 है। देखो सही से देखोगे तो आपको ये 4 दिखाई देगा। बोलो भाई, ये 4 दिखाई दे रहा है? नहीं आ रहा? N2H के बाद 4 है, बिल्कुल सर 4। तो ये 4 है। तो इधर हमारे पास हाइड्रोजन दे रखा है, साथ में OH माइनस KOH दे रखा है। तो जो B होगा हमारे पास RCH2H आ जाएगा, मतलब एल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? एल्केन। क्लियर है? इधर A प्रोडक्ट क्या होगा वो भी हमारे पास सिंपल है। वैसे आप 12th क्लास में एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ोगे, H2O रिमूव करना होता है, बट वो चीज मैं नहीं बता रहा आपको क्योंकि अभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बाद में जब यूज में आएगा तब हो जाएगा। क्लियर है बेटा? मैकेनिज्म पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा।
तो ये आ गया हमारे पास रिडक्शन से। क्लियर है भाई? मेरे हिसाब से इस चीज में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बस लास्ट मेथड है हमारे पास प्रिपरेशन का, ये लास्ट मेथड है। क्या दे रखा है हमारे पास भाई? कैटेलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। कैटेलाइटिक रिडक्शन करना है हमें एल्कीन का एंड एल्काइन का। तो एल्कीन और एल्काइन का अगर मैं कैटेलाइटिक रिडक्शन करता हूं तो क्या होगा हमारे पास? देखो, दो टाइप का रिडक्शन होता है हमारे पास, कैटेलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, या फिर इसको हाइड्रोजिनेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हाइड्रोजिनेशन। और ये रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक होती है। कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक। क्यों होती है? ये आप थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे? थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है। एक्सोथर्मिक इसलिए होती है बिकॉज अगर मैं कॉमन सेंस वाली बात करूं तो इधर हमारे पास देखो पाई बॉन्ड है। क्या है बेटा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ब्रेक होके क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में से स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? सिग्मा। कौन सा होता है? सिग्मा। और बॉन्ड जब भी बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, मतलब इधर एनर्जी रिलीज हो रही है नेगेटिव, इधर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव में से नेगेटिव वैल्यू अगर ज्यादा हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सिंपल रिएक्शन है। एल्काइन की रिएक्शन H2 के साथ कराएंगे। ये हमारे पास कैटलिस्ट है PTPDNI। ये हमारे पास बना एल्कीन। एल्काइन से क्या बन गया? एल्कीन। और इतना ही नहीं दोस्तों, इससे आगे भी चलना है हमें। तो एल्कीन के बाद फिर से डबल बॉन्ड दिखा, फिर से हमारे पास सेम रिएक्शन होगी यही। तो क्या बन जाएगा? हमें फाइनली एल्केन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? एल्केन। क्लियर है? रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस। बोले सर कैसे? कैसे? ठीक है, ये हम बात करेंगे कैसे। बट मुझे ये बताओ कि अगर रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस के, तो अगर मैं रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करूं तो ये आप बताओगे कि एल्कीन और एल्काइन के लिए किसके लिए ज्यादा होगी? ये हमारे पास एल्कीन है और इधर हमारे पास एल्काइन। ये एल्कीन है और ये क्या हमारे पास? एल्काइन। ठीक है भाई? तो इसकी आप आंसर दोगे, बट उससे पहले मैं आपको मैकेनिज्म समझाना चाहता हूं थोड़ी सी। ये हमारे पास है मेटल सरफेस। क्या है बेटा? मेटल सरफेस। ये हमारे पास मेटल सरफेस है। ठीक है? मतलब निकेल हो गया, PDNI जो भी है, PT वगैरह जो भी है। ठीक है? इसके ऊपर आएगा H2। तो H2 में बॉन्ड रहता है H के बीच में, बट इधर आते ही इसकी सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा। तो मतलब ये H इधर एडजॉर्ब हुआ। ठीक है? अब ये इधर एडजॉर्ब हुआ है ना, तो इनके बीच का जो बॉन्ड है खुद के बीच का, वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? वीक। अब क्या होगा? अब इधर से आएगा एल्कीन या एल्काइन जो भी है हमारे पास। तो इधर आया C, ट्रिपल बॉन्ड C, और इधर मान लो कि H ये आया हमारे पास। ठीक है? तो अब क्या होगा हमारे पास? देखो, इधर से ये जो H है इधर से कनेक्ट होने लग जाएगा। ठीक है? तो धीरे धीरे ये वाले बॉन्ड बनेंगे और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और फाइनली हमें हाइड्रोजनेटेड एल्कीन मिल जाएगा। फिर एल्कीन का रिडक्शन करेंगे, ये मिल जाएगा। तो इधर अगर मान लो 100 वाला आया, मान लो कि इधर बल्कि आ जाए, कैसा? देखना, अगर मान लो कुछ ऐसा आ गया हमारे पास C, इधर आ गया हमारे पास CH3, बड़ा और भी बड़ा कर देते हैं, CH3 और इधर आ गया हमारे पास CH3, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है? और ये है ट्रिपल बॉन्ड CH लिख दिया, CH3, इधर CH3, ऐसा कुछ आ गया। अब इसका हाइड्रोजनेशन करना है। तो अब देखो, इधर बॉन्ड बनाने में प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है, तो हिंड्रेंस हो जाएगा। हिंड्रेंस की वजह से इधर बॉन्ड बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कम। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब मेरी इस बात का जवाब दो जो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास 100 वाला हुआ तो एल्की रेट क्या होगी? कम। तो एल्कीन और एल्काइन में से मोर हिंड्रेंस वाला कौन है? सर एल्कीन में हमारे पास एक R और आ गया है, मतलब एक H तो एटलीस्ट जुड़ ही रहा है। एल्कीन में एक H तो रहेगा। तो हिंड्रेंस की अगर बात करेंगे तो एल्कीन में ज्यादा हिंड्रेंस है कंपेरेटिव एल्काइन के, इसलिए रिएक्टिविटी एल्काइन की ज्यादा होगी एल्कीन से। रिएक्टिविटी रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन एल्काइन की ज्यादा होगी एल्कीन से। याद रखना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी हमने बात कही थी। कौन सी की थी बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जब हमने बात करी थी मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 1 में बात कही थी, तब मैंने रिएक्टिविटी बताई थी।
तो रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही थी उधर, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। तो जब एल्कीन का इंटरमीडिएट बनाया था और मैंने एल्काइन का इंटरमीडिएट बनाया था, तो एल्कीन का इंटरमीडिएट मोर स्टेबल बन रहा था एल्काइन के कंपेयर में, इसलिए उधर रिएक्टिविटी ज्यादा थी। इधर हमारे पास मैकेनिज्म ये है, अलग है, कोई कैटायन वगैरह फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए सिर्फ हिंड्रेंस पर डिपेंड कर रहा है। इधर तो हिंड्रेंस एल्काइन में कम होता है क्योंकि कार्बन के साथ कम ग्रुप्स या एटम्स कनेक्टेड होंगे, और इधर एल्कीन में ज्यादा होते हैं जनरली, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन ये आ गया। ठीक है भाई, इसमें भी हमारे पास एक पॉइंट और आता है कि अगर मान लो कि सर मुझे ये रिएक्शन एल्केन तक प्रिपरेशन, अगर एल्केन का पढ़ रहे हैं तो प्रिपरेशन हो गया है वो, कि अगर मान लो कि मेरे को उधर तक नहीं लेके जानी है और पहले ही रोकना है रिडक्शन, तो क्या करते हैं, तो वो एल्कीन प्रिपरेशन में पढ़ाऊंगा मैं। हमें एक ऐसा कैटलिस्ट डालना होता है या फिर नेगेटिव कैटलिस्ट डालना होता है, ठीक है। क्विनोलिन, क्या करते हैं बेटा, क्विनोलिन ऐड कर देते हैं PdSO4 या CaCO3 के साथ क्विनोलिन कर देते हैं, तो वो इधर से फर्दर रिडक्शन नहीं होने देता है, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ये हिट्रोजीनियस है। क्या है बेटा, हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस मतलब क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल स्टेट, डिफरेंट फिजिकल स्टेट, डिफरेंट फिजिकल स्टेट, तो इसको क्या बोलते हैं हम, हिट्रोजीनियस। बट होमोजीनियस में क्या होगा, हमारे पास फिजिकल स्टेट सेम होती है, तो ये आता है विल्किंसन कैटलिस्ट। क्या होता है बेटा, विल्किंसन कैटलिस्ट है, तो PPS का होल थ्राइस RHCl, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल रिडक्शन करता है, और ये ओनली रिड्यूस करता है किसको, ओनली रिड्यूस C ट्रिपल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड C, इनको ही रिड्यूस करता है, मतलब C डबल बॉन्ड O वगैरह को रिड्यूस नहीं करता, जबकि पहले वाले हैं जो हमने हिट्रोजीनियस वाला पढ़ा है ये करते हैं, बट वो इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि उससे एल्केन नहीं मिलता है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, ये आ गया हमारे पास। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारा जो प्रेपरेशन मेथड्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं हम किस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि इनकी फिजिकल स्टेट। तो C1 से C4 होते हैं सभी गैसेज, जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता है तो अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, बढ़ता जाता है। कैसे, क्योंकि मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ये हमें नहीं पता, आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, पता है बताएंगे, ठीक है। C5 से C17 क्या होते हैं, लिक्विड, बट एक्सेप्ट नियोपेंटेन। नियोपेंटेन कैसा होता है, ये गैसियस ही होता है। कैसा होता है बेटा, गैसियस। इसका रीजन क्या है ये भी हम अभी बात करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास C18 एंड अबव क्या होते हैं, सॉलिड वैक्स जैसे टाइप के होते हैं। एल्केन्स आर नॉन पोलर। एल्केन में क्या होता है हमारे पास, नॉन, एल्केन में कोई बॉन्ड नहीं होता, मतलब सारे नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर स्पीसीज में जो अट्रैक्शन लगता है वो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, लास्ट वाला लंदन फोर्स जिसको बोलते हो आप, ठीक है, वो लगता है। तो सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में, जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म वगैरह, इनका डाइपोल मोमेंट बहुत कम होता है, इनको नॉन पोलर सॉल्वेंट मानते हैं। बोले सर ठीक है, ये कहानी समझाओ ना आप। ठीक है, तो ये कहानी इस प्रकार से है कि जब मैं नियोपेंटेन की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, नियोपेंटेन और पेंटेन की बात करता हूं, सिंपल सा CH3 CH2 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 CH3, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और दूसरा अगर मैं नियोपेंटेन लगाता हूं तो CH3 CH3 CH3, ये आ गया हमारे पास CH3। तो इस वाले केस में जब नियोपेंटेन है तो इसका सरफेस एरिया क्या है बेटा, कम है। जब जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग रहेगी, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, सरफेस एरिया SA, सरफेस एरिया उतना ही कम होगा। और आप सभी ने पढ़ा है कि सरफेस एरिया जितना कम होगा उतना ही वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो अब मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो हो गया है वीक, और अगर वो हो गया है वीक तो इसलिए जो उनमें अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा था जिसकी वजह से वो लिक्विड में जा रहे थे, तो वो लिक्विड में ना जाके इधर किस में रह गए, गैसियस में बेटा, ठीक है। इसलिए नियोपेंटेन गैसियस होता है, और ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। इधर सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा, SA की वैल्यू ज्यादा है, तो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा,
ज्यादा, इसलिए हमारे पास क्या है बेटा, ये लिक्विड स्टेट में मिलता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सर ठीक है हमने बात मान ली आपकी कि ये हमारे पास जो फिजिकल स्टेट है, जो आपने सॉल्युबिलिटी की बात बोली, ये क्लियर है। बट अगर फिर भी वो H2O में सॉल्युबिलिटी पूछ ले, वैसे इनसॉल्युबल होते हैं बट जो भी बहुत कम सॉल्युबल होते हैं उसमें अगर आपसे सॉल्युबिलिटी पूछ ले, तो सिंपल सा फंडा है, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। वाटर में वही ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व हो सकते हैं जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, लाइक ROH एल्कोहल हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन वो भी बना लेते हैं, ईथर भी बना लेता है हमारे पास, फिनोल भी बना लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना लेता है, ये सारे सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन इनसॉल्युबल मिलते हैं इसी वजह से। तो इधर दे रखा है, अगर फिर भी आपसे पूछे तो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कार्बन की। क्यों? क्योंकि हमारे पास कार्बन जैसे जैसे इंक्रीज होंगे, कार्बन जैसे जैसे इंक्रीज होंगे तो हमारे पास हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज हो रहा है तो वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होते हैं? सेम रीजन जो हमने अभी पढ़ा था। क्यों? क्योंकि अगर ब्रांचिंग ज्यादा हुई, अगर ब्रांचिंग क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, तो उससे हमारे पास क्या आएगा, सरफेस एरिया होगा कम, और सरफेस एरिया कम होगा तो वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम। तो अगर इतनी चीजें कम हो रही है तो अपने आप से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर है? बात समझ में आती है बेटा? ये आप तभी देखोगे ब्रांचिंग वाला जब हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट सेम है। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम नहीं है तो फिर वो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट से डिसाइड करोगे। तो इस तरीके से हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। अब आता है हमारे पास लास्ट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैं स्टार्ट आज कर रहा हूं, खत्म कल करेंगे, थोड़ा सा बता रहा हूं बस। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, इसकी जो मेन रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज का वो है हमारे पास हेलोजिनेशन। क्या है बेटा? हेलोजिनेशन, या इसको फोटो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फोटो हेलोजिनेशन। याद आया होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पढ़ी थी हमने बहुत अच्छे तरीके से, सभी टाइप के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। ठीक है, और उस टाइम मैंने बोला था कि मैं आपको ये नहीं बता सकता, चैप्टर में नहीं बताऊंगा, तो अभी मैंने बता दिया है। तो बेटा फिर से आप ये नहीं सोचे कि मैं आपको फिर से मैकेनिज्म वगैरह बताऊंगा, नहीं। रिएक्शन आपको पता है, RH की रिएक्शन H2 के साथ कराते हैं तो RH प्लस HX बनता है, RH प्लस HX बनेगा। क्लियर है भाई? तो ये हमारे पास आ गया फोटो हेलोजिनेशन। क्या आ गया बेटा? फोटो हेलोजिनेशन। तो इस चीज में मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये पढ़ना है मैकेनिज्म, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी है तो बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म में जाए, और उधर जहां पर अपन ने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आई थिंक लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया होगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हमने किसकी बात कही थी? लेक्चर नंबर 2 में हमने बात करी है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ाया। ठीक है, और रीअरेंजमेंट वगैरह किया था, तो लेक्चर नंबर 3 में मिलेगा बेटा ये। ठीक है, मैकेनिज्म के लिए लेक्चर नंबर 3 में जाए। ये रिएक्शन दे रखी है CH4 प्लस I2 CH3I प्लस HI। तो हमारे पास ये जो हम X2 जहां जनरेट कर सकते हैं, ये कौन कौन सी रिएजेंट हो सकते हैं ये देख लो। क्लोरीनेशन के लिए आपको Cl2HNu दे सकता है SO2Cl2 पर ऑक्साइड के साथ। सिमिलर Br2HNu दे सकता है, SO2Br2 दे सकता है। आयोडीन के लिए I2HI दे सकता है, इधर से HiO3 के साथ में HNO3 देगा। ठीक है भाई, तो ये रिएक्शंस है हमारे पास। क्लियर है? अब होमवर्क के क्वेश्चंस हैं बेटा। ठीक है, तो होमवर्क के क्वेश्चंस आप रिप्लाई कमेंट कर देना बेटा, आंसर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 इस टाइप से सभी के। ठीक है, मैं देखता हूं कि कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास बस होमवर्क है बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में क्या आएगा? ये हमारे पास है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा मैं, तो मेरे को दिखने चाहिए कि सभी बच्चों ने, जिन भी बच्चों ने लेक्चर देखा है सबका कमेंट दिखना चाहिए बेटा इधर। ठीक है, होमवर्क
सभी को होमवर्क करना है बेटा, ऐसे अदरवाइज चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं। ये अभी नहीं पढ़ाया है तो ये होमवर्क नहीं है। ये देखते हैं, ये अच्छी रिएक्शन है, देखेंगे या ना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये पढ़ाया नहीं है मैंने अभी, पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया नहीं है, मैं बता रहा हूँ अभी, है ना। ठीक है, इसके बाद एल्किन आ गया, तो बस इतना ही है आज हमारे पास, है ना। तो बेटा ये हमारे पास एल्केन चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ टॉपिक्स बचे हैं इसमें, कुछ केमिकल रिएक्शंस बची है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा होमवर्क। तो बेटा होमवर्क जरूर करें। ठीक है, हाइड्रोकार्बन आपके बोर्ड में भी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिएक्शंस बेटा फिर से 12th में भी आएंगी, तो चैप्टर को सही से पढ़ते हुए चले। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिन भी बच्चों ने रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट नहीं किया है प्लीज वो कवर करें, तभी आपको हाइड्रोकार्बन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियरली हो गई होंगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।